जय हिंद दोस्तों। आज हमको पढ़ना है एमए का तृतीय सेमेस्टर हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। देखिए है क्या, जो हमारा पेपर आएगा वो ऑप्शनल आएगा, जिसमें हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। लेकिन हमारे कहने का अर्थ है कि हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन तो पढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ते रहेंगे, जिससे अगर कुछ छूट भी जाएगा तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो एक बार अगर सुन भी लोगे आप तो आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा। सवाल है कि आधुनिक काल का ऐतिहासिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ संवत 1900 के पश्चात माना जाता है। यह समय था जब यूरोपीय संस्कृति प्रवेश में भारतीय जीवन उथल पुथल मचाना प्रारंभ कर दिया था। अंग्रेजों की शक्ति सामने राजा और नवाब क्रमशः परास्त होते चले गए। सन 1857 में स्वाधीनता के लिए राजाओं ने नवाबों और अंग्रेजों के विरुद्ध खुलकर विद्रोह किया। अंग्रेज इस क्रांति के दबाने में सफल रहे। जनता की शक्ति क्षीण हो गई, तो उसी समय टक्कर लेने की शक्ति न रही। परिणाम स्वरूप देश में वैचारिक क्रांति का जन्म हुआ। इस वैचारिक क्रांति का बल प्रदान किया मुद्रण कला ने विकास किया। अंग्रेजों ने अपने साथ छपाई की मशीन भी लाए। उन्हें भी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य प्रकाशन की आवश्यकता की अनुभूति हुई। मुसलमानों ने अपने धर्म का प्रचार बुद्धिवाद के आधार पर न करने की तलवार को जोर करना पसंद किया। अंग्रेजों ने अपने धर्म का प्रचार बुद्धिवाद के माध्यम करना चाहा। इस बात से नवीन साहित्य निर्माण की दिशा में प्रेरित किया गया। दूसरी ओर हिंदू समाज भूषण लाल के हिंदुत्व रूप में जातीय जीवन बीजारोपण कर दिया है, फिर भी जात के नवीन चेतना का संचार नहीं हुआ। भूषण के समय हिंदुओं की लाज रखने की दुहाई दे जाने वाली लगी। अंग्रेजों का आगमन उनके संघर्षों के परिणामस्वरूप देश भर में व्यापक और जागृत दर्शन करने लगा और अधिकारों की पर सजगता आई और उसमें राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ और साथ ही उनके नए विचारों के भावों को प्रकट करने का जागृत हुए। कहने का अर्थ है कि ऐसे समय में महान आत्माओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्रेरणात्मक उपदेश के जन जीवन के नवीन चेतना का संचार कर दिया। राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद ने अपने युग परिवर्तनकारी ओजस्वी विचार कर सबके सामने प्रकट किए। जन जागरण से महान पुरुषों का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। इस तरह में राष्ट्रीय आंदोलन का श्री गणेश हुआ, तिलक, महात्मा गांधी आदि महापुरुष इस आंदोलन के निशा नेतृत्व दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त अज्ञान समस्त परिस्थितियों के रीतकालीन श्रृंगार प्रधान कविता भावना को दबा दिया। कविता अपना नए ढंग से श्रृंगार किया है। नवीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में नवीन धारा का फूटना स्वाभाविक था। सर्वप्रथम यह चेतना भारतेंद्र बाबू की कविता में रूप में दिखाई दी। राष्ट्र की पीड़ा और वेदना सर्वप्रथम उन्होंने काव्य में प्रकट हुए। आधुनिक काल की नवीन कविता के साथ खड़ी बोली का विकास होने लगा और खड़ी बोली का जन्म भारतेंद्र के पूर्व ही हो चुका था। कहने का अर्थ, जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग का जो पहला काल रहा वो भारतेंद्र युग रहा है। भारतेंद्र युग कवियों को समयापूर्ति संबंधी अनेक रचनाओं की सर्जना में समय समय पर कवि गोष्ठियों की, कवि समाज कठिन। कहने का अर्थ है कि भारतेंद्र युग समस्या पूर्ति का संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो उदाहरण भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा की गई समस्या पूर्ति, जिसका विषय है प्यार तिहार निहार बिना अखिया दुखिया नहीं मानत ही, यह संग न लागो डोल सदा बिन देख न धीरज आनत है, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद्र तो चाल प्रलय की सुठानत है, बरनी पथिरे न झपे उचबे पल में समया वो जानत है, पिय प्यार तिहार निहार बिना अखिया दुखिया नहीं मानत है। भारतेंद्र अग्रदूत क्यों कहा जाता है? तो भारतेंद्र को जिस अभिप्राय में उस समय के मध्ययुगीन पौराणिक जीवन के लिप्त तथा पतित था, नवीन ऐतिहासिक कारणों से विशेष जीवन शिक्षा वैज्ञानिक आविष्कार और फलस्वरूप हिंदी प्रवेश में नवयुग की अवतरणा हुई। लेखकों के विचार में स्वतंत्रता का जन्म हुआ और नवयुग में अग्रदूत और हिंदी साहित्य के आधुनिक के जन्मदाता थे। इनकी रचनाएं देश प्रेम, ओतप्रोत, भारतवासी, परस्पर फूट, वैमनस्य और आभारतीयता उन्हें बहुत खटकती है। भारतेंद्र जी ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। साहित्य क्षेत्र में समस्त पुरानी नई विधाओं की रचना करके हिंदी साहित्य में सर्वज्ञपूर्ण बनाया। उन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का पालन करके हिंदी को समृद्ध बनाया। कहने का अर्थ है कि जो कि हमारे कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने, उन्होंने लगभग 72 रचनाएं किया, जिसमें से अब आ गया द्विवेदी युग। अगर कोई पूछ रहा है भारतेंद्र युग का समय क्या है, तो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के भारतेंद्र युग माना जाता है। अगर उसमें डीप पूछ रहा है कि मतलब एग्जैक्टली समय क्या है, तो कुछ लोगों का मानना है 1857 से और 1892-96 तक।
अब आंसर आ गया कि द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है? हम पहले एमसीक्यू में पढ़ा चुके हैं, द्विवेदी पढ़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। तो हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। यह युग सन 1900 से 1918 तक माना जाता है। इस युग के प्रमुख कवियों के मैथिली चंद्रगुप्त, अयोध्या चंद्रोपाध्याय, हरिओद रामचंद्र त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह, रामचरित उपाध्याय, सियाराम चंद्रगुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही लाला भगवान दीन, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, रामदेवी प्रसाद आदि आदि सामान्य में प्रवृत्तियां निम्नलिखित थी। देशभक्ति की भावना थी, नारी उत्थान पर बल था, धार्मिकता की भावना थी, कालानुसरण की क्षमता थी, काव्य के रूप में अनेकता थी, मानवतावादी दृष्टिकोण, देश का अतीत गौरव, संस्कृति नीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण, प्रकृति चित्रकला भाव था। कहने का अर्थ अब आ गया हमारा छायावाद। देखिए, जब हमारा द्विवेदी युग खत्म होता है तो हमारा शुरू होता है छायावाद। तो द्विवेदी युग का जो समय था वो था 1900 से था 1918। अब आएगा छायावाद। तो अब 1918 से 1936 के समय को छायावाद कहा जाता है। छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं वो कई बार बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, ये सवाल में पक्का है आएगा। छायावाद के प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य के छायावाद का समय सन 1918 से 1936 तक माना गया है। इस युग के 4 आधार स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद त्रिपाठी, निराला जी, महादेवी वर्मा। जिसकी जो प्रवृत्तियां रही हैं व्यक्तिवाद की प्रधानता है, श्रृंगारता की अधिकता है, प्रकृति में उद्दीपन रूप का चित्रण है, अलौकिक प्रेम की व्यंजना है, नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण है, पलायनवादी दृष्टिकोण है, काल्पनिकता की प्रधानता है और शिल्प का सौंदर्य विधान है। सवाल नंबर 6, छायावाद की उत्पत्ति और विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। देश में जब स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था, कहने का अर्थ है 1918 जलियांवाला बाग घटना के घटने के पहले, उस समय तो हमारे यहाँ अंग्रेजों को हराने के लिए एकदम पूरी तैयारी चल रही थी। देश में जब स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था तो चारों तरफ अंग्रेजों ने दमन चक्र सक्रिय था। उस समय साहित्य जगत में एक ऐसा वर्ग क्रियाशील था जो जीवन जगत के दूर रहकर हिंदी काव्य की विशिष्ट परिपाटी का निर्माण कर रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि तथा अंग्रेजों के साहित्य में व्याप्त छायावाद रहस्यवादी भावधारा ने हिंदी साहित्य के प्रभावित किया। इस भावधारा में अवगाहन करने वाले कवियों को प्रगत अपना रागात्मक संबंध स्थापित किया और अत्यंत चित्रमयी भाषा में नाना मनोरम। अच्छा, नाना का अर्थ समझते क्या होता है? नाना का अर्थ होता है बहुत प्रकार के, नाना मनोरम रूप संकेत भाव संकेत उपस्थित किए। इस प्रकार भाव व्यंजना का जो जीवन रूप सामने आया हुआ छायावाद के रूप में अभिवाहित किया गया। फिर सवाल है कि छायावाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। अगर छायावाद के कवियों के नाम पूछे तो 4 कवि बिना सोचे समझे बोल सकते हो, और वो कवि इस तरीके से हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, महादेवी वर्मा जी, क्योंकि ये 4 स्तंभ माने जाते हैं। द्विवेदी युग की स्थूल नैतिकता और इतिवृत्त प्रधान काव्य की प्रक्रिया हृदय की सूक्ष्मता, अनुभूतियों और कोमल कल्पनाओं के सम्मिलित हुई। जिस नवीन काव्य उदय हृदय कालांतर में उसे छायावाद की संज्ञा प्रदान की गई। आरंभ में इसे नाम तत्कालीन नवीन काव्यधारा की हंसी उड़ाने के लिए किया जाता था, किंतु अब स्वीकृत हो गया। तब आलोचकों द्वारा इसकी तरह तरह की व्याख्या की जानी। हिंदी के महान आलोचक आचार्य शुक्ल पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने छायावाद के विषय में वस्तु के रूप में रहस्यवाद की चर्चा चलाई। उसमें कोई संदेह की बात नहीं कि शुक्ल जी छायावाद की गीत विधा और सैद्धांतिक जामा पहनाकर प्रस्तुत किया है। हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ रहस्यवादी रचनाओं में अतिरिक्त पत्रकार के रचनाओं का संबंध है, ग्रहण व इस प्रकार की प्रतीक शैली में अर्थ है। छायावाद सामान्यतः अर्थ हुआ कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले छाया के रूप में प्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन भी किया जा सकता है। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी ने शुक्ल जी को मत का खंडन करते हुए लिखा क्योंकि मोती के भीतर छाया और जैसी तरलता होती है वैसी ही व्यक्ति की तरलता अंग में लावण्य वही होती है जो लावण्य के संस्कृत में छाया और विक्षिप्त के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। छायावाद का उद्भव प्रकाश के चित्राधार और कानन कुसुम में संकलित कुछ कवियों में हुआ। कानन कुसुम के प्रथम प्रकाशन 1918 में हुआ, इसलिए उसी समय छायावाद का आरंभ माना गया। प्रसाद के आंसू और लहर में, पंत के पल्लो, निराला की गीत का और
महादेवी वर्मा जी की दीप सखा में हमें छाया का निर्देश हुआ। कामायनी छायावाद की अंतिम पूर्ण रचना है। उत्तर छायावाद काल के अन्य प्रसिद्ध कवियों के अंचल नरेंद्र शर्मा, नवीन बच्चन विशेष रूप के उल्लेखनीय हैं। कहने का अर्थ है इसमें कि जो मुख्य कवि रहे हैं, जो निर्देशन किया है, वो हैं नरेंद्र शर्मा और बच्चन। कौन से बच्चन? अमिताभ बच्चन नहीं, हरवंश राय बच्चन। फिर छायावाद के प्रमुख कवियों, उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद के प्रमुख कवियों की रचनाओं का नामोल्लेख इस तरीके से है: जयशंकर प्रसाद, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, सुमित्रानंदन पंत, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास, महादेवी वर्मा, निहार, रसिन, निर्जा, संध्या गीत, दीप सखा। हालांकि अगर निर्जा आया है तो निर्जा के बारे में पता होगा, निहार के बारे में पता होगा और रसिन के बारे में पता होगा, क्योंकि ये प्रसिद्ध कक्षा 6 से 8 में कविताएं भी मिल जाती हैं। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अंजलि, रूपरस, चित्ररेखा, चंद्रकिरण, भागवती चरण वर्मा, मधुकड़, प्रेम संगीत, मानववाद, हरवंश राय बच्चन, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, अंकुल अंतर। फिर सवाल नंबर 9, हिंदी साहित्य के प्रगति की विकास क्रम पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी साहित्य के प्रगति का प्रारंभ छायावादी कवियों में 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता की प्रगतिशील लेख संघ की स्थापना। ये जो प्रगति है, प्रगतिवाद भी एक समय का युग रहा है, जिसका समय बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि 36 से 43 तक लोग इसका मानते हैं। उसके बाद आता है प्रयोगवादी। प्रयोगवादी होता है 43 से 50 का, और प्रयोगवादी के बाद आता है नई कविताएं। जो नई कविताओं में भी सठोतरी कविताएं भी हैं, तो वो पढ़ते रहेंगे आगे चल करके। अवतरणी होना, उन्हें निम्न वर्ग में अपनी कविताओं का संदेह साध्य बनाया और उसके दीनहीन जीवन का यथार्थ जीवन अंकित पूंजतियों, कट व्यंग्य, कंसा, भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, कुत्ता भौंकने लगा आदि व्यंग्य के माध्यम से पूंजीपतियों को, ये जिनकी रचनाएं हैं वो महान लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उसके बाद सवाल आया कि भर्त्सना की गई धीरे धीरे प्रगतिवाद में जीवन दर्शी के प्रभावित होकर अंचल, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन राघव, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, चंद्र कुमार बरतवाल, भैरव प्रसाद गुप्त, शिवमंगल सिंह सुमन प्रभृत कवियों में अपनी कविताओं के माध्यम से जनवादी प्रगतिवादी विचारधारा के अभिव्यक्ति की प्रगति का तरुण कवियों में और लेखक के शंभुनाथ सिंह, रसिक, विद्यावती, कोकिल, गिरिजा कुमार माथुर, नेमचंद जैन, भरत भूषण अग्रवाल, गजानन, मुक्तिबोध, नीरज, त्रिलोचन, अमृतमय आदि प्रसिद्ध कवि हैं किसके? प्रगतिवादी युग के। फिर सवाल हमारा आएगा कि प्रगतिवादी युग के समान प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो छायावाद के गमन प्रगतिवादी का उदय माना जाता है। साम्यवादी विचारधारा के प्रेरित होकर प्रभावित साहित्यिक आंदोलन में हिंदी प्रगतिवाद कहा गया। साहित्य इतिहास में प्रगतिवादी का समय 1936 के आगे तार सप्तक में प्रकाशन 1943 तक माना जाता है। पहले बता चुके हैं आपको। छायावाद के कवियों में प्रगतिवादी का प्रबल समर्थक निराला थे। इस युग के अन्य प्रमुख कवियों में रामविलास शर्मा, डॉक्टर राघव, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री आदि प्रमुख प्रगतिवादी काव्य के सामान्य प्रवृत्तियों को निम्नलिखित हैं: यथार्थ का नग्न चित्रण, परिवर्तन में आकांक्षा, बौद्धिकता का व्यंग्य, नारी स्वतंत्र की आकांक्षा, प्रेम, सठू और सामाजिक स्वरूप का निरूपण, भाषा शैलीगत नवीनता, पूंजीगत साम्राज्यवाद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण, धर्म और ईश्वर का विरोध, परंपरा और पुरातनता के ध्वंस की कामना। फिर हमारा सवाल नंबर आया 11, प्रयोगवादी। अभी तक चला था प्रगतिवादी, अब आ गया प्रयोगवादी, जो आखिरी का है। ये है प्रयोगवादी। इसका जो समय रहा है बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, लेकिन इसमें जो कविताएं लिखी गई हैं, कविताएं लिखने का जो तरीका है वो बहुत अलग है। क्योंकि प्रयोगवादी में जो कविताएं हैं तो प्रयोग करके लिखी गई हैं, ऐसा लगेगा कि समाज के ऊपर उन कविताओं को ढाला गया है। तो प्रयोगवादी के उद्भव में विश्वरूप का विचार व्यक्त करते हुए रामेश्वर शर्मा ने लिखा है कि प्राचीन रूढ़ियों के संस्कारों में जब मनुष्य उब जाता है तो वह नवीनता की ओर उन्मुख होता है और जीवन में जगत सौंदर्य के मानदंडों के समान साहित्य संदर्भ में अभिव्यक्ति की मानदंड भी बदलते रहते हैं। नई कविता से पहले हिंदी कविता की रूढ़िवाद और परंपरागत ग्रस्त हो चुकी है। नई कविता अपनी जीवन मानवता की प्राचीनता के प्रति संघर्ष किया। पुरानी कविता समाज के साथ कदम के कदम मिलाकर नहीं चल रही थी। परिणामतः उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नई कविताओं का उद्भव हुआ और पुरानी कविताएं का प्रयोग करने पड़े।
सारांश रूप से कहा जाए तो प्रयोगवादी का नई कविता का जन्म नवीन वस्तु और नवीन शैली आग्रह के फलस्वरूप हुआ। इसमें नवीन उपनामों के नवीन प्रतीकों का ग्रहण हुआ। डॉक्टर गढ़पी चंद्र गुप्त शब्द में नई कविता नए समाज में नए मानव की, नई प्रवृत्तियों की नई अभिव्यक्ति, नई शब्दावली में जो नए पाठकों का नया दिमाग पर नए ढंग का प्रभाव डालती है। कहने का अर्थ है जो नई कविता आई वो प्रयोगवादी कविता को भी जोड़ता है। कहने का अर्थ है कि हिंदी साहित्य में 1943 में अज्ञे जी ने संपादकता कवियों की कविताओं के एक तरह तार सप्तक नामा प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रवृत्तिगत साम्य की अपेक्षा पारस्परिक वैषम्य का प्रावधान है। तो नरेश मेहता पूरा पढ़ लेते हैं, काम आ जाएगा। अतः अज्ञे जी ने इस संग्रह की भूमिका में लिखा है कि प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही नहीं राह के अन्वेषी हैं। इसमें 7 कवियों गजानन मुक्तिबोध, नेमचंद भरतभूषण प्रभाकर, माचवे गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञे कवियों के संग्रह हुआ। इसके पश्चात 1947 में अज्ञे ने प्रतीक पत्रिका के माध्यम से प्रयोगवादी साहित्य को बढ़ावा दिया। 1951 में ये दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसके माध्यम प्रयोगवादी साहित्य का बढ़ावा दिया। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शंकुत माथुर, हरिनारायण व्यास, सामेश्वर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती की कवियों को फिर पाटल और दृष्टिकोण नामक मासिक पत्रिकाओं को प्रबंधवादी प्रयोगवादी कविताओं में अर्धवार्षिक का संग्रह नई कविता के नाम से प्रकाशित होने लगा। नई कविता उदीयमान किस कवियों में चंद्र कुमार बरतवाल, राजेंद्र यादव, सूर्य प्रताप, मुरली मनोहर प्रसाद, सुमंगल, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वदेश्वर दास सक्सेना विश्व उल्लेखनीय। 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वत्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वदयाल सक्सेना के 7 कवियों में संकलित हुआ। सवाल नंबर जो हमारा 12 है इसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम ये बंद कर देंगे क्योंकि इससे बड़ा सिलेबस हो जाएगा। बड़ा सिलेबस आपका भी मन उबेगा, इसलिए मैं इसको 2 भागों में बांट दूंगा। तो प्रयोगवादी कविताओं में प्रमुख विशेषता बताइए। तो प्रयोगवादी की समय सीमा का निर्धारण 1943 से सन 1950 तक माना जाता है। इस युग में आरंभ अज्ञे के तार सप्तक से माना जाता है। तो अज्ञे का नाम आप जानते होंगे, हीरानंद सचिदानंद वात्स्यायन आज्ञे जी इनका पूरा नाम है, जो कि कल्पशीलता के स्थान पर यथार्थवादी का आग्रह, मानसल प्रेम में दलित वासना का अभिव्यक्ति के प्रचुर, भाव क्षेत्र में प्रचलित रूढ़ियों की, कला क्षेत्र में छंद विधान के, भाषा शैली का प्रतिविद्रोह, अत्युत्त रागात्मकता की अभिव्यक्ति, सामाजिक एवं राजनीतिक विदुरता के प्रति व्यंग्य, वैचिक का प्रदर्शन, मानसिक कुंठा और उलझनों की अभिव्यक्ति, प्राकृतिक चित्रणों कभी अपने आह में प्रवेश किया, व्यापक सौंदर्य बोध और लघुता में सौंदर्य दर्शन, शैली शिल्प में नवीन मान्यताएं। फिर सवाल आता है 13 नंबर, नवगीत पर सारगर्भी टिप्पणी लिखिए। अब देख लीजिए होता क्या है, जबकि हम आधुनिक काल पढ़ें तो आधुनिक काल जो हमारे हैं कुल 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला काल जो हमारा है वो इस तरीके से भारतेंदु युग है, जो कि भारतेंदु युग 1850 से लेकर के 1950 तक माना जाता है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी जो युग है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से पड़ता है, जो कि 1900 से 1918 तक माना जाता है। उसके बाद आता है छायावाद युग। छायावाद युग जो होता है वो 18 से 1936 तक माना जाता है। उसके बाद आता है प्रगत युग। प्रगत युग जो होता है वो 1936 से 1943 तक माना जाता है। उसके बाद आता है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग जो है वो 1943 से 1950 तक माना जाता है। अब जो हमारा सवाल आया नवगीत पर सारगर्भित टिप्पणी लिखिए। अब ये 1950 से लेकर के जो आज तक कविताएं रही हैं उसमें 2 विभाजन हुए, एक सठोतरी कविता हुई है और नवगीत पर सारगर्भित टिप्पणी इसके लिए तरीके से है कि नवगीत काव्य आंदोलन नई कविता को संबंध माना जाता है। कुछ आलोचकों का मानना है कि जो कवि नई कविता की प्रवृत्तियों के बाद आधार पर काव्य रचना में सफल होने नवगीत के माध्यम से प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है। ये कितना है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, रहने दीजिए, मैं इसका क्लास अगली बार ले लूँगा क्योंकि आज यहीं तक मिलूँगा अगले क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।